हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। कहानी का नाम बिकॉज ऑफ यू। आप सुन चुके 25 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26, दानिश की डेंजरस ओवर पोसेसिवनेस। अब आगे। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, दृश्यम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो हिम्मत करते हुए बोला, भाई अंतरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज तक मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की, पहली बार मैंने अंतरा से दोस्ती की है, प्लीज उसे मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दानिश ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, वो कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें पसंद है तो उसे तुम्हें दे दूं, खेलने के लिए वो मेरी है और वो किसी को भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही अब दृश्यम एकदम से चुप हो गया। अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दूर खड़ा ध्रुव ये सब कुछ सुन भी रहा था और वो समझ भी रहा था, और उसकी नजर दानिश की आंखों पर भी अच्छे से टिकी हुई थी। वो कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लेकर बोला, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते हुए वो सीधे दानिश के तरफ बढ़ा। वहीं दानिश अंतरा को अपने गोद में लेकर सीधे अंदर की तरफ जाने लगा। ये देखकर अंतरा तुरंत अपने हाथ पैर इधर से उधर चलाते हुए बोली, मुझे मेरे दोस्त के पास वापस जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मेरा दोस्त वापस आ गया। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। वहीं दृश्यम भी तुरंत दानिश के पीछे पीछे दौड़ते हुए बोला, भाई मुझे मेरी दोस्त दे दो, आप मेरी दोस्त को ऐसे लेकर नहीं जा सकते, प्लीज भाई उसे दे दो भाई। ये कहकर वो उसके पीछे जाने लगा। तो वहीं ध्रुव ये सब कुछ देखकर आगे बढ़ा और उसने दृश्यम को पकड़कर कहा, दृश्यम पहले तुम शांत हो जाओ, तुम इस तरह परेशान मत हो। तभी दृश्यम रोने लगा और रोते हुए बोला, लेकिन दानिश भाई मुझे मेरी दोस्त को नहीं दे रहा है, उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं? प्लीज भाई आप दानिश भाई से कहो ना कि वो मुझे उसे दे दे। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं कभी उनके सामान के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगा और ना ही मैं उन्हें परेशान करूंगा, प्लीज। उसकी आंखों में आंसू देखकर ध्रुव के भाव बदल गए। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और दानिश को देखते हुए बोला, दानिश ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा अंतरा के साथ? मैं देख रहा हूं तुम उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो गए हो। इतना ओवर पजेसिवनेस भी अच्छा नहीं है, वो एक इंसान है, तुम्हारी कोई चीज नहीं जिसे तुम इस तरह अपने पास कैद करके रखना चाहते हो। ध्रुव की ये सारी बातें सुनते ही दानिश के कदम जो अंदर की तरफ जा ही रहे थे वो एक पल के लिए थम गए। दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ ध्रुव की बातों का जवाब दिया, जो मेरी चीज होती है मैं उसे शेयर करना पसंद नहीं करता। ध्रुव ने हैरानी से कहा, तो क्या ये अब तुम्हारी हो चुकी है? ये कहते हुए वो अंतरा को देखने लगा जो उसकी गोद में बुरी तरह से कसमसा रही थी। दानिश ने इसके जवाब में घमंड के साथ कहा, हाँ ये अब मेरी हो चुकी है, इस पर अब सिर्फ मेरा हक होगा। ये सुनकर ध्रुव ने कहा, लेकिन क्या तुम इसे जबरदस्ती अपने पास रखोगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती? तुम्हारे साथ ये किस तरह बिहेव कर रही है, क्या तुम देख नहीं सकते? ये सुनकर दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, आई डोंट थिंक कि इसे मेरे साथ फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि आपको पता है कि मैं कैसा हूं। मैं इसे दुनिया की सारी फैसिलिटीज दूंगा, इसे कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर अब ध्रुव हैरत में पड़ गया। वो कुछ सेकंड तक दानिश को यूं ही देखता रहा और उसने कहा, तो क्या इसका मतलब तुम अब उसके साथ सारी जिंदगी बिताओगे? दानिश अंतरा को देख तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इसके साथ कब तक रहूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक ये जिंदा है तब तक ये मेरे साथ रहेगी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, दानिश तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें बस इतना ही समझा सकता हूं कि वो एक इंसान है, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम अपने पास रखना चाहते हो। अभी तो वो छोटी है तो तुम उसे जबरदस्ती अपने पास रख रहे हो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी वैसे वैसे उसे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं आएगा। तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर दानिश की भौहें तन गई। वो अंतरा को घूरने लगा और बोला, अगर इसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं आएगा फिर भी ये जबरदस्ती मेरे साथ रहेगी, और अभी मैं फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपना फ्यूचर खुद लिखूंगा। ये सुनकर अब ध्रुव खामोश हो गया। लेकिन तभी दृश्यम ने बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ कहा, भाई प्लीज मेरी आज तक कोई फ्रेंड नहीं थी, मैंने पहली बार अंतरा को अपना फ्रेंड बनाया है। उसे मुझे दे दीजिए प्लीज भाई, मैं अंतरा के साथ अच्छे से खेलूंगा, उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा और ना ही उसे रुलाऊंगा, प्लीज भाई। ये सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मैं उसे किसी के करीब नहीं जाने दूंगा, फिर वो चाहे तुम मेरे भाई ही क्यों ना हो। ये सुनकर अब दृश्य की आंखों में आंसू आ गए। वो ध्रुव की तरफ मासूमियत से देखकर बोला, बड़े भाई आप भाई को समझाइए ना, वो मुझे अंतरा के साथ क्यों नहीं दोस्ती करने दे रहे हैं। ये कहते हुए वो ध्रुव के पैरों को पकड़कर हिलाने लगा। वही ध्रुव कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर आखिर में उसने अंतरा की तरफ देखकर कहा, अंतरा क्या तुम दृश्य के साथ दोस्त बनकर रहना चाहती हो?
अंतरा जो लगातार दानिश की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, ध्रुव की ये बात सुनते ही उसने तुरंत कहा, हाँ मैं दृश्यम के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ और मैं हमेशा इसकी दोस्त बनकर रहूंगी, पर ये वैम्पायर मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं करने दे रहे हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे दृश्यम के साथ रहना है। मैं उसके साथ खेलूंगी, उसके साथ स्कूल जाऊंगी और उसके साथ मैं बहुत शैतानियां करूंगी और उसके साथ मैं लड्डू भी चुलाऊंगी, मैं उसे चोली करना भी सिखा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर दानिश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, ओह तुम चोरी भी करती हो। अंतरा ने ये सुनकर तुरंत अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए कहा, हाँ पल मैं लड्डू चुलाती हूँ, मुझे लड्डू चोली करके खाने में बहुत मजा आता है। इसके जवाब में दृश्यम ने भी तुरंत कहा, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ लड्डू चोरी करूंगा, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन तभी दानिश उनके बीच आते हुए बोला, लेकिन जब मैं तुम दोनों को एक साथ रखूंगा तब तुम दोनों ये सब कुछ कर पाओगे ना। ये सुनकर अब अंतरा और दृश्य दोनों ही बहुत ही मासूमियत से टुकुर टुकुर दानिश को देखने लगे। दानिश किसी विलन से कम नहीं था, वो जो कहता था वो करके रहता था, उसकी आंखों में इसी उम्र से ही कोई इंसानियत नहीं थी। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो एक बेरहम इंसान था, एक ऐसा बेरहम इंसान जो अपनी खुद की फैमिली के लिए भी सगा नहीं था। तभी ध्रुव ने आखिर में दानिश से कहा, दानिश मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि किसी के साथ तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, अंतर्दृश्य से दोस्ती रखना चाहती है तो तुम उसे रखने दो। कौन सा दृश्य हर रोज उससे मिलेगा? हफ्ते में मैं एक बार उसे यहाँ लेकर आऊंगा और वो दोनों एक साथ खेल लेंगे। इसके अलावा दृश्य ना तो अंतरा के करीब जाएगा और ना ही अंतरा उसके ज्यादा करीब जाएगी। मुझे नहीं पता तुम किस चीज के लिए इनसिक्योर हो रहे हो, लेकिन अभी अंतरा बहुत छोटी है, क्या पता आगे जब वो बड़ी हो तो वो तुम्हारे बारे में सोचना ही छोड़ दे, और वैसे भी जिस तरह वो अभी तुमसे डर रही है, आगे चलकर भी वो तुमसे सिर्फ डरेगी ही। ये सब सुनकर दानिश अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद करते हुए बोला, क्या वाकई आप सिर्फ वीकेंड में यहाँ आएंगे? इसके जवाब में दृश्य ने तुरंत कहा, हाँ भाई हम प्रॉमिस करते हैं, हम सिर्फ वीकेंड में यहाँ आएंगे और मैं अंतरा के साथ सिर्फ क्रिकेट खेलूंगा। प्लीज मुझे उससे दोस्ती रखने दीजिए, प्लीज प्लीज। ये कहकर वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगा। तभी दानिश ने अंतरा को घूरते हुए कहा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इसके ज्यादा करीब नहीं जाओगे, तुम सिर्फ इसके साथ खेलोगी और कोई गंदे काम नहीं करोगी या ना ही कोई गंदी आदतें सीखोगी। अंतरा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, पल मैं तो लड्डू चुला कल खाऊंगी। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुरा दिया और बोला, ऑलराइट अब सब कुछ क्लियर हो गया है, मैं हर वीकेंड यहाँ पर दृश्य को लेकर आऊंगा और दृश्य और अंतरा एक दूसरे के साथ खेलेंगे। लेकिन अभी के लिए दानिश तुम अंतरा को छोड़ दो जिससे वो दोनों जाकर खेल सके, और वैसे भी मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तभी ध्रुव ने परेशान होकर कहा, दानिश उसे तुमसे कोई छीन नहीं रहा है और वैसे मैं तो बस उसे उसके साथ खेलने के लिए कह रहा हूँ, और वैसे भी मुझे डेथ से रिलेटेड तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब तो तुम मेरे साथ चलोगे ना? ये सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अंतरा को घूरते हुए कहा, ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है और अभी तुमने मुझसे सॉरी भी नहीं बोला है, इसलिए चुपचाप खेलने के बाद मुझे सॉरी बोल देना अदरवाइज। ये कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उसने उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया और वो सीधे वहां से अंदर की तरफ बढ़ गया। वही ध्रुव जाते हुए अंतरा और दृश्य को देखकर बोला, अब तुम दोनों अच्छे से खेलो। अंतरा और दृश्य दोनों एक्साइटमेंट में अपना सिर हिलाते हुए गार्डन की तरफ बढ़ गए और इधर ध्रुव अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अनाथालय के ऑफिस में इस वक्त राकेश जी अपनी चेयर पर बैठे कुछ फाइल पढ़ रहे थे। तभी वहां पर नमन और रोहित अंदर आए। उन दोनों को देखकर राकेश जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे आप आइए ना। ये कहते हुए राकेश जी ने नमन और रोहित की तरफ चेयर खिसका दी। नमक रोहित चेयर पर बैठ गए और नमन ने कहा, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? इसके जवाब में राकेश जी ने हल्के से खांसते हुए कहा, पहले से मैं बेहतर हूं। तभी रोहित ने कहा, आपको पता है ना कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आपने उसकी तैयारी कर ली है? इसके जवाब में राकेश जी ने कहा, हाँ मैंने इसके लिए तैयारी भी कर ली है और सारे फॉर्मेलिटी पेपर भी कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने इस पर अंतरा के अडॉप्शन के लिए साइन भी कर दिए हैं। अब आप भी इस पर साइन कर दीजिए, इसके बाद अंतरा को आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुनकर नमन और रोहित की आंखों में एक खुशी आ गई। वो खुशी जो उन दोनों के बाप बनने की थी। वो दोनों इतने ज्यादा खुश थे कि रोहित ने उनसे पेपर को लेते हुए कहा, मैं अभी के अभी इन पर साइन करूंगा। नमन भी मुस्कुरा दिया और वो दोनों एक एक करके उस अडॉप्शन पेपर पर साइन करने लगे। साइन करने के बाद राकेश जी ने उदासी के साथ कहा, आज से हमने अपनी अंतरा को आप दोनों को सौंप दिया। आप दोनों पर मुझे पूरा यकीन है क्योंकि जितने वक्त से मैं आप दोनों को जानता हूँ, मुझे इतना तो पता है कि आप दोनों हमारी अंतरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने पहले ही उसके बारे में आप सबको सब कुछ बता दिया है।
वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, गुस्सा उसके नाक पर रहता है और वो थोड़ी शैतानियां भी करती है, शरारती भी बहुत है, लेकिन इन सब बुराइयों के बीच एक बात उसके अंदर बहुत अच्छी है। वो बहुत ही प्यारी और मासूम है, दिल की बहुत नर्म है। वो दूसरों को परेशान देख खुद भी परेशान हो जाती है, फिर वो चाहे सामने वाला उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके अंदर ये सारी क्वालिटी है जो उसे इस पूरे आश्रम के बच्चों में सबसे अलग बनाती है। वो बहुत नर्म दिल की है, इसलिए आप सब प्लीज उसकी इस मासूमियत का अच्छे से ख्याल रखिएगा, उसकी इस मासूमियत का कोई गलत इंसान फायदा ना उठा पाए। ये सुनते ही नमन और रोहित के दिमाग में सबसे पहले दानिश का चेहरा आया। दानिश के चेहरा आते ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और नमन ने धीरे से कहा, क्या जो मैं सोच रहा हूं वही तुम भी सोच रहे हो? इसके जवाब में रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ सोच रहे थे। तभी राकेश जी ने ना समझी में कहा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। ये सुनते ही नमन ने जल्दबाजी के साथ कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब हमारे घर में एक छोटी सी मेहमान आ चुकी है और वो मेहमान अब जिंदगी भर के लिए हमारे घर पर रहने वाली है। हम बता नहीं सकते कि अंतरा को अडॉप्ट करके हम कितने ज्यादा खुश हैं। ये सुनकर रोहित ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब हमें जिंदगी भर अंतरा का कैसे ख्याल रखना है। क्योंकि अंतरा के एक डैड नहीं बल्कि दो दो डैड होंगे और हम दोनों डैड मिलकर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सुनकर राकेश जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, मानना पड़ेगा अंतरा की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे एक बाप का नहीं बल्कि दो दो बाप का प्यार मिलेगा। सच में मेरी बच्ची अब बहुत खुश रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी उन ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े। ये सुनकर नमन और रोहित ने तुरंत कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी हैसियत से बढ़कर उसे प्यार देंगे और उसे वो खुशी देंगे जो वो डिजर्व करती है। ये सुनकर राकेश जी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद नमन और रोहित ने उस अडॉप्शन पेपर को लिया और वो वहां से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले सामने लीना खड़ी थी। लीना को देखकर नमन और रोहित दूसरी तरफ से जाने लगे, क्योंकि वो दोनों उसे नहीं जानते थे। लेकिन तभी लीना ने गुस्से के साथ कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उस तूफान को गोद लेकर। लीना की ये बात सुनते ही नमन और रोहित के कदम रुक गए। सेकंड चैप्टर देर रात आएगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 27। वो मेरा पागलपन, जिद और जुनून बन चुकी है। अब आगे। ये सुनकर रोहित ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब हमें जिंदगी भर अंतरा का कैसे ख्याल रखना है। क्योंकि अंतरा के एक डैड नहीं बल्कि दो दो डैड होंगे और हम दोनों डैड मिलकर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सुनकर राकेश जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, मानना पड़ेगा अंतरा की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे एक बाप का नहीं बल्कि दो दो बाप का प्यार मिलेगा। सच में मेरी बच्ची अब बहुत खुश रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी उन ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े। ये सुनकर नमन और रोहित ने तुरंत कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी हैसियत से बढ़कर उसे प्यार देंगे और उसे वो खुशी देंगे जो वो डिजर्व करती है। ये सुनकर राकेश जी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद नमन और रोहित ने उस अडॉप्शन पेपर को लिया और वो वहां से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले सामने लीना खड़ी थी। लीना को देखकर नमन और रोहित दूसरी तरफ से जाने लगे, क्योंकि वो दोनों उसे नहीं जानते थे। लेकिन तभी लीना ने गुस्से के साथ कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उस तूफान को गोद लेकर। लीना की ये बात सुनते ही नमन और रोहित के कदम रुक गए। नमन और रोहित ने जैसे ही लीना की ये बात सुनी उनके कदम रुक गए और वो ना समझी में लीना के तरफ देखने लगे। तभी लीना ने गुस्से के साथ कहा, जिस लड़की को तुम सबने अभी अडॉप्ट किया है जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर अब नमन और रोहित ने ना समझी में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में लीना ने मुस्कुराकर कहा, इंसान हूं इसलिए इंसानियत के नाते बस मैं तुम दोनों को यही समझाऊंगी कि उस अंतरा को अगर तुम दोनों अडॉप्ट करके अपने घर लेकर जा रहे हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वो एक बिगड़ी हुई औलाद है। उसके पास जरा भी ना तो बोलने की तमीज है और ना ही बड़े लोगों के साथ उसने बैठने की। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे घर के दिख रहे हो और सुनने में आया है कि तुम दोनों ओबरॉय खानदान के बहुत ही भरोसेमंद इंसान हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम दोनों उस लड़की को अडॉप्ट ना करो, वरना तुम दोनों को बहुत परेशानी होगी आगे चलकर। लीना की ये बात सुनकर अब नमन और रोहित दोनों हैरान हो गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी रोहित ने कहा, क्यों ऐसा क्या किया अंतरा ने जो आप उसके लिए ऐसा बोल रही हैं? ये सुनकर अब लीना ने आसपास देखा और धीरे से बोली, कहना तो नहीं चाहती लेकिन वो इस पूरे आश्रम की बहुत ही बदमाश बच्ची है। वो सबको परेशान करती है, सबके नाक में दम कर रखा है। यहाँ जितने भी परिवार आते हैं कोई भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। इसलिए मैं तुम दोनों को भी समझा रही हूँ, अभी के अभी इन कागजात को वापस कर दो और उसे यही जिंदगी भर आश्रम में सड़ने दो।
अब नमन ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराते देख लीना ने कहा, देखो मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो ना हो लेकिन बहुत जल्द तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन नमन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे समझ आया कि अंतरा को कोई भी फैमिली अडॉप्ट क्यों नहीं करती थी। ये सुनकर लीना में ना समझी मैं कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इसके जवाब में अब रोहित ने अकड़ कर कहा, क्योंकि जब भी कोई फैमिली आई थी तुम इसी तरह उनके कान भर देती थी अंतरा के लिए, इसलिए आज तक कोई भी अच्छी फैमिली अंतरा को अपने साथ लेकर जा ही नहीं पाई। अगर तुम पहले ही उनके कान ना भरी होती तो आज बहुत पहले ही वो यहाँ से जा चुकी होती। ये सुनकर अब लीना एकदम से चुप रह गई। बिना हाथ का उसके चेहरे पर जैसे थप्पड़ पड़ा हो, वो बस नमन और रोहित को देखते रह गई। तभी रोहित ने इसके जवाब में कहा, वैसे सच कहूं तो आपने बिल्कुल ठीक किया जो इतने वक्त से उसके खिलाफ यहाँ आ रही फैमिली के दिल में जहर घोला, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो अंतरा को कोई ना कोई बड़ी फैमिली जरूर अडॉप्ट कर देती, क्योंकि वो इतनी ज्यादा प्यारी और मासूम है कि कोई भी फैमिली उसे अपने से खुद को रोक न पाती। पर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए ये काम बहुत आसान कर दिया। अब अंतरा को हमारे अलावा कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर नमन ने भी मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा रोहित तुमने, हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि अंतरा जैसी बेटी हमें नसीब हुई है। आप जैसी औरत एक बेटी की कीमत कभी नहीं समझ सकती, चलो हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना। ये कहकर नमन रोहित वो वहां से लेकर जाने लगा तो वही लीना ये सब कुछ सुनकर गुस्से से भड़कते हुए बोली, क्या मतलब है तुम दोनों का? तुम दोनों आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि यहाँ आने वाली सभी फैमिली को मैंने भड़काया है? इसके जवाब में नमन और रोहित अभी कुछ कह पाते उससे पहले ही एक आवाज आई, बिल्कुल सही कहा है उन दोनों ने, तुम ही थी जो आने वाली सभी फैमिली को अंतरा के खिलाफ भड़काती थी, इसलिए कोई भी फैमिली अंतरा को आज तक अडॉप्ट नहीं कर पाई क्योंकि सबने तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा था और ना ही उन्होंने अंतरा की मासूमियत को देखी थी। पर अब जब वो इतने अच्छे इंसान के घर जा रही है और उसकी किस्मत बदलने जा रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तुम इन दोनों के भी कान भर रही हो। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर वक्त किसी का साथ नहीं देता। इस बार तुम्हारी किस्मत में तुम्हें धोखा दे दिया क्योंकि अंतरा एक अच्छे घर में जा चुकी है। उसे नमन जी और रोहित जी जैसे इतने अच्छे इंसान मिले हैं, वो भी बाप के रूप में। ये सब सुनते ही लीना गुस्से से सामने देखने लगी जहां प्रतिमा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। तो वही नमन और रोहित ने जब प्रतिमा को देखा तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो प्रतिमा को देखकर बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं और रोहित दोनों ही बहुत खुशनसीब है कि हमें अंतरा जैसी बेटी मिली। थैंक यू सो मच, आपने इतने सालों तक अंतरा का ध्यान रखा और हम वादा करते हैं कि अब आने वाली जिंदगी हम उसके साथ बहुत अच्छे से बिताएंगे और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सुनकर प्रतिमा मुस्कुरा दी और बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद है, अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं और हाँ, किसी भी फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये कहते हुए उनका सीधा निशाना लीना पर था जो गुस्से से अभी भी दांत पीसते हुए देख रही थी। नमन और रोहित वहां से चले गए। उनके जाते ही लीना ने चिल्लाते हुए कहा, प्रतिमा दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फालतू इंसान बोलने की? बड़े मालिक आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी काम की नहीं हूं। और क्या गलत बताया है मैंने अंतरा के बारे में? जहां तक मुझे पता है मैंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सही कहा है। वो लड़की एक अच्छे परिवार में जाने लायक नहीं है, उसका मुंह नहीं है। ये सुनकर अब प्रतिमा ने भी गुस्से के साथ कहा, मुंह तो तुम्हारा भी नहीं है इस आश्रम में रहने का जो आश्रम के बच्चों में इस तरह भेदभाव करती हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी आश्रम से धक्के मारकर बाहर निकलवा सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं। और वैसे भी अब अंतरा यहां से जा चुकी है, इसलिए तुम चाहे यहां रहो या ना रहो मुझसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक अंतरा के लिए मुझे हर वक्त डर लगता था कि कहीं तुम उसे फिर से कोई बातें ना सुना दो। पर अब वो एक अच्छे घर में जा चुकी है, इसलिए मुझे सुकून है। ये कहकर वो वहां से मंदिर की तरफ बढ़ गई तो वहीं लीना बस गुस्से से कसमसाते हुए अपनी जगह खड़ी रह गई। इधर दूसरे तरफ प्राइवेट विला स्टडी रूम, वहां का माहौल काफी ज्यादा गर्म था। ध्रुव बेहद सीरियस आवाज में दानिश को देखते हुए बोला, दानिश क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत जा चुकी है? दानिश ने गुस्से के साथ कहा, भाई मैंने फैसला ले लिया है। ध्रुव ने गुस्से से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दानिश तुम सच में पागल हो गए हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे वही भाई हो जिस किसी के मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता था। कौन किसकी जिंदगी में आ रहा है जा रहा है उसे किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन आज मैं एक अलग ही दानिश ओबरॉय को देख रहा हूँ। आखिर क्या हुआ 3 दिनों में कि तुम इस तरह से बदल गए? ऐसा क्या जादू किया है अंतरा ने तुम्हारे ऊपर? और वैसे भी वो छोटी बच्ची है, उसके पास अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तुम तो बड़े हो, उससे तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? ये सुनकर दानिश ने अब अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लिया। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद खराब थे। वो सीधे बालकनी की तरफ गया और शाम के वक्त उसे चांद को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर नहीं कर सकता।
ध्रुव उसकी ये बात सुन उसे एकटक देखने लगा और बोला, लेकिन दानिश तुम्हें पता है ना कि अगर डैड को गलती से भी इसके बारे में पता चला तो वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ। तुम अपना छोड़ो, वो अंतरा के साथ क्या करेंगे तुमने इसके बारे में सोचा है? तुम्हें अच्छे से पता है डैड किस तरह के इंसान है। वो तुम्हें तो नहीं लेकिन अंतरा को शायद जिंदा ना छोड़े। ध्रुव ने जैसे ही ये बात कही अचानक से दानिश के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर उसे किसी ने कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं और मेरा किसी के साथ क्या रिश्ता है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ध्रुव दंग रह गया और वो दानिश को शौक होकर देखकर बोला, व्हाट? दानिश ये तुम क्या कह रहे हो? वो हमारे डैडी है, तुम अपने ही डैड को। तभी दानिश ने दांत पीसकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरे कौन है, लेकिन अगर मेरे मनपसंद चीज को वो मुझसे दूर करेंगे तो मैं इसके लिए उन्हें माफ नहीं करूंगा। वो सिर्फ मेरी है, वो मेरा जुनून, पागलपन सब कुछ बन चुकी है। अब मैं उसे खुद से दूर नहीं भेजूंगा, फिर चाहे मुझे क्यों ना सबसे दूर होना पड़े। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। तो वही ध्रुव हैरानी से ये सब कुछ सुनता रह गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त गार्डन में दृश्यम और अंतरा दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खेल रहे थे। दृश्यम अंतरा के पीछे दौड़ रहा था, तो वही अंतरा जोरों से भाग रही थी। उन दोनों के खिलखिलाहट पूरे गार्डन एरिया में गूंज रही थी, लेकिन उस गार्डन एरिया के एक पेड़ के पास कोई था जो इस वक्त अंतरा की फोटोज क्लिक कर रहा था। इस वक्त उस काले कपड़ों में मौजूद इंसान की आंखों में एक अलग ही शैतानियां दिखाई दे रही थी और वो सिर्फ इकलौती अंतरा के ही फोटोज को क्लिक कर रहा था। इधर अंतरा इन सब से अनजान दृश्यम के साथ खेलने में बिजी थी। तभी अंतरा ने दृश्यम को पीछे से पकड़ लिया और बोली, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगी और तुम भागोगे, ओके? ये सुनकर दृश्यम हंसने लगा और बोला, ओके। जिसके बाद वो भागने लगा और उनका उसके पीछे दौड़ने लगी। पर तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, बहुत हो गया खेल, चुपचाप अब तुम कमरे में जाओ। उस आवाज को सुनते ही अंतरा और दृश्यम एकदम से रुक गए। उन दोनों ने सामने देखा, दानिश इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। दानिश को देखते अंतरा ने चिढ़कर कहा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे और खेलना है। ये कहकर वो वापस से दौड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ पैर हवा में उठ गए और एक बार फिर से खुद को हवा में देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने दूसरे पल दृश्यम से एक्साइटमेंट से कहा, ये देखो दृश्यम, मैं उड़ रही हूं। क्या तुम भी उड़ सकते हो मेरी तरह? ये कहकर वो हवा में अपने हाथ पैर चलाने लगी। तो वही दृश्यम की नजर से दानिश के ऊपर थी, जो अंतरा को हवा में ऊपर उठाए उसे ही घूर रहा था। दृश्यम ने डरते हुए कहा, अंतरा अब रात हो गई है, मुझे भी घर जाना है। मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों खेलेंगे। दृश्यम के ये कहते ही अंतरा के चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ बोली, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। अभी हमने अच्छे से नहीं खेला है और बिना खेले तुम कहीं भी नहीं जाओगे। ये कहकर वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन दानिश अभी भी उसे हवा में लटकाए अब उसकी तरफ घूरते हुए बोला, उसे घर जाना है और तुम्हें भी आप पढ़ाई करनी है, कल से तुम भी स्कूल जाओगी, इसलिए चुपचाप जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। ये कहकर उसने एक नौकर के तरफ घूरा। नौकर ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वो अंतरा को जबरदस्ती वहां से लेकर बैकयार्ड की तरफ चला गया। इधर दृश्यम चुपचाप खड़ा बस अंतरा को जाते हुए देखा रहा और फिर तभी दानिश दृश्यम की तरफ मुड़ा और उसे घूरने लगा। दानिश के देखने से दृश्यम ने डरते हुए कहा, भाई मैं घर जा रहा हूं, मुझे भी कल स्कूल जाना है। तभी दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने जा रही है, उसे तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में तुम्हें दे रहा हूं। तुम उससे ज्यादा समझदार हो, गॉट इट? जैसे ही दृश्यम ने ये सुना वो एकदम से हैरान हो गया और दूसरे पल उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 28, फर्स्ट किस। अब आगे। इधर अंतरा इन सब से अनजान दृश्यम के साथ खेलने में बिजी थी। तभी अंतरा ने दृश्यम को पीछे से पकड़ लिया और बोली, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगी और तुम भागोगे, ओके? ये सुनकर दृश्यम हंसने लगा और बोला, ओके। जिसके बाद वो भागने लगा और उनका उसके पीछे दौड़ने लगी। पर तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, बहुत हो गया खेल, चुपचाप अब तुम कमरे में जाओ। उस आवाज को सुनते ही अंतरा और दृश्यम एकदम से रुक गए। उन दोनों ने सामने देखा, दानिश इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। दानिश को देखते अंतरा ने चिढ़कर कहा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे और खेलना है। ये कहकर वो वापस से दौड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ पैर हवा में उठ गए और एक बार फिर से खुद को हवा में देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने दूसरे पल दृश्यम से एक्साइटमेंट से कहा, ये देखो दृश्यम, मैं उड़ रही हूं। क्या तुम भी उड़ सकते हो मेरी तरह? ये कहकर वो हवा में अपने हाथ पैर चलाने लगी। तो वही दृश्यम की नजर से दानिश के ऊपर थी, जो अंतरा को हवा में ऊपर उठाए उसे ही घूर रहा था। दृश्यम ने डरते हुए कहा, अंतरा अब रात हो गई है, मुझे भी घर जाना है। मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों खेलेंगे।
दृश्यम के ये कहते ही अंतरा के चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ बोली, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते। अभी हमने अच्छे से नहीं खेला है और बिना खेले तुम कहीं भी नहीं जाओगे। ये कहकर वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन दानिश अभी भी उसे हवा में लटकाए अब उसकी तरफ घूरते हुए बोला, उसे घर जाना है और तुम्हें भी आप पढ़ाई करनी है, कल से तुम भी स्कूल जाओगी, इसलिए चुपचाप जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। ये कहकर उसने एक नौकर के तरफ घूरा। नौकर ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वो अंतरा को जबरदस्ती वहां से लेकर बैकयार्ड की तरफ चला गया। इधर दृश्यम चुपचाप खड़ा बस अंतरा को जाते हुए देखा रहा और फिर तभी दानिश दृश्यम की तरफ मुड़ा और उसे घूरने लगा। दानिश के देखने से दृश्यम ने डरते हुए कहा, भाई मैं घर जा रहा हूं, मुझे भी कल स्कूल जाना है। तभी दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने जा रही है, उसे तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में तुम्हें दे रहा हूं। तुम उससे ज्यादा समझदार हो, गॉट इट। जैसे ही दृश्यम ने ये सुना वो एकदम से हैरान हो गया और दूसरे पल उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दृश्यम ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो दानिश को देखते हुए बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ाई करेगी? इसके जवाब में दानिश ने कहा, हाँ वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे क्लास में और तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ाई करेगी। लेकिन वो सिर्फ वहां पढ़ाई करेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी नहीं, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। गॉट इट। दृश्यम ने तुरंत सीरियस फेस बनाते हुए क्यूटली बोला, ओके भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अंतरा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं उसे किसी से भी बात करने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मुझसे बात करेगी और सिर्फ मेरे साथ खेलेगी। ये सुनकर दानिश अपनों भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, वो तुम्हारे साथ भी ज्यादा नहीं खेलेगी और अगर वो वहां किसी से बात करती है या कुछ भी करती है तो तुम सीधे मुझे बताओगे। ओके। ये सुनकर ने मुंह बनाते हुए कहा, पर वो तो मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त की बातें आपको क्यों बताऊंगा? इसके जवाब में दानिश बोला, मैं इसलिए उसे तुम्हारे साथ तुम्हारी स्कूल में भेज रहा हूं, जिससे कि तुम उसकी शैतानियां मुझे बता सको। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उसे तुम्हारे साथ खेलने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही दृश्यम ने तुरंत जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, आई प्रॉमिस मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा और मैं उसे किसी से भी बात करने नहीं दूंगा, ना ही मैं किसी के साथ उसे खेलने दूंगा। बस आप मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये कहकर वो क्यूटली तालियां बजाने लगा। अभी दृश्यम 5 साल का ही था और उसके अंदर बहुत ज्यादा बचपना और मासूमियत थी। दानिश उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। दृश्यम और भी ज्यादा खुश हो गया। दानिश उसे बस यूं ही घूरता रहा। तभी वहां पर ध्रुव आया और बोला, हो गई तुम दोनों भाइयों की बात, अब हम घर चले। ये सुनकर दानिश ने फिर अपना हाथ हटा लिया और वापस बिना किसी भाव के बोला, हाँ अब आप दोनों जा सकते हैं। ये कहकर वो अंदर जाने लगा। तो वहीं ध्रुव ने उसे वापस रोकते हुए कहा, दानिश क्या तुमने वाकई फैसला ले लिया है कि अंतरा को तुम दृश्यम के साथ स्कूल भेजोगे? ये सुनकर दानिश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि उसकी स्कूलिंग अच्छे से हो। ये सुनकर ध्रुव ने सीरियस होकर कहा, आर यू श्योर? क्योंकि इससे डैड को पता चल सकता है। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, भाई आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे डर भी नहीं है कि डैड को उसके बारे में पता चलता है या नहीं। दानिश की ये बात सुनकर दृश्यम ने भी सर हिलाते हुए कहा, हाँ बड़े भाई, आप हर वक्त डैड से क्यों डरते रहते हैं? मुझे भी डैड से डर नहीं लगता। अंतरा मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ेगी, दैट्स इट। मैं दानिश भाई को सपोर्ट करता हूं और उनकी बात से एग्री भी करता हूं। फिर ध्रुव ने उसके कान को खींचते हुए कहा, तुम तो एग्री करोगे उसकी बात से, क्योंकि तुम्हें उसके साथ वहां खेलने को जो मिलेगा। दृश्यम जल्दी से अपने छोटे से कान को छुड़ाने लगा और बोला, भाई दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। ध्रुव उसे देखकर फिर मुस्कुरा दिया और उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, दानिश फिर मैं जा रहा हूं। अंतरा से बता देना कि कल से उसे स्कूल भी जाना है। और तुम्हारे स्कूल का क्या? तुम कब से स्कूल जाओगे? उसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, एग्जाम्स को मैं घर से दूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे स्कूल जाना है या नहीं। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिला दिया और बोला, डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज दे दी है। वैसे अच्छी बात है, आखिर हम ओबरॉय है और तुम दानिश ओबरॉय हो, तुम सब कुछ अपनी मर्जी का कर सकते हो। इसके जवाब में दानिश ने कुछ नहीं कहा और ध्रुव दृश्यम को लेकर वहां से निकल गया। इधर बैकयार्ड में अंतरा चारों तरफ तोड़फोड़ कर रही थी। वो नौकर उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसने लाचारी से अपना सर पकड़कर कहा, ये लड़की है या तूफान, पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। अगर दानिश सर को गलती से भी पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तभी अंतरा सोफे पर चढ़ गई और सोफे पर चढ़कर कूदते हुए बोली, मुझे दिलीशियम से मिलना है, मुझे उसके साथ जाना है, मैं यहाँ पल नहीं रहूंगी।
वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके साथ जाना है। ये कहकर वो जोर जोर से सोफे पर कूदने लगी। तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, स्कूल जाने की तैयारी करो। उस आवाज को सुनते ही अंतरा एकदम से चुप हो गई और वो तुरंत गेट पर देखने लगी, जहां पर दानिश गुस्से के साथ खड़ा था। दानिश को देखकर अंतरा ने मुंह फूलते हुए चिढ़कर कहा, आप वैम्पायर हो। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है। मैं उसके साथ लहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ नहीं लहना। ये सुनकर दानिश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हें फिर से सजा दूंगा और इस बार की सजा में तुम्हें तकलीफ होगी। ये सुनते ही अंतरा अब जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी तेज थी कि नौकर ने तुरंत अपने कान पर हाथ रख लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कान से खून निकल आएगा। अंतरा दहाड़े मारकर रोते हुए बोली, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। दानिश उसे इस तरह रोते देख गुस्से से उसके पास आया और उसने उसे सोफे पर गुस्से से बिठाते हुए कहा, चुप हो जाओ। मैंने कहा ना, वो घर जा चुका है। तुम अभी उससे नहीं मिल सकती। चुपचाप स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी अंतरा गुस्से से दानिश को सोफे के ऊपर धक्का दे दी। दानिश सीधे सोफे पर जा गिरा और एक पल के लिए वो अंतरा को देखता रह गया। तभी अंतरा बहुत ही तेजी के साथ दानिश के सीने पर आकर बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथों से दानिश के बालों को कसकर पकड़ लिया। उसके दोनों छोटे छोटे हाथ दानिश के बालों में अपनी पकड़ बना चुके थे। अब वो दानिश के बालों को जोर जोर से खींचने लगी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आप बुरे हो। मैं आपको सजा दूंगी। मैं आपको टकला कर दूंगी। ये कहकर वो जोर जोर से दानिश के बाल को खींचने लगी। नौकर ये नजारा देखकर सदमे में जा चुका था। तो वही दानिश भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश था। तभी अंतरा ने वापस से कहा, अभी के अभी मुझे मेरे दोस्त के पास लेकर चलो। अभी के अभी चलो, मुझे मेरे पास के पास लेकर। ये कहते हुए वो फिर से उसके बालों को खींचने लगी और फिर तभी दानिश ने गुस्से से उसे कमर से पकड़कर सीधे सोफे पर गिरा दिया। अंतरा एक पल के लिए चुप रह गई। दानिश ने दूसरे पर अपने बालों को छुआ तो 2-3 बाल टूटकर उसके हाथ में आ गए। ये देखकर दानिश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, यू सिली गर्ल, क्या तुम वाकई मुझे टकला करने वाली थी? ये कहते हुए उसने वापस से अपने बाल में हाथ फेरा, तो फिर से उसके हाथ में उसके कुछ बाल आ गए। अब वो गुस्से से अंतरा के छोटे छोटे हाथ को देखने लगा, जो बहुत ही मजबूती के साथ उसके बाल पकड़े हुए थे और अब उन नन्ही मुठियों में कुछ टुकड़े बाल के थे। तो वही अंतरा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके मुंह फूलते हुए कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा था, अगर आप मुझे बाल बाल सजा देंगे, तो मैं इसी तरह आपके साथ कलूंगी। दानिश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुम अभी ना समझ ना होती, तो मैं तुम्हें बताता कि मेरे साथ इस तरह करने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और वो दानिश को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, क्या करते आप मेरे साथ? क्या आप मुझे लीना आंटी की तरह धूप में खला करके पनिश करते? ये सुनकर दानिश गुस्से से अभी दांत पीसते हुए कुछ बोलता, तभी कुछ सोचकर 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर अंतरा को गहरी नजरों से देखकर बोला, मैं जो कुछ भी करता तुम वो सोचने के काबिल नहीं हो अभी। लेकिन आई प्रॉमिस, जब तुम समझदार हो जाओगी, तब मैं तुम्हें इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड करने की असली डेफिनेशन बताऊंगा। तब तुम मुझसे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करोगी और फिर मैं। ये कहते कहते वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मासूम सी अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस टुकुर टुकुर मुंह फुलाकर दानिश को ही घूरती रही। तभी नौकर ने घबराते हुए कहा, दानिश सर, आप ठीक तो है ना, और आपके बाल वो तो ठीक है ना? ये सुनते ही दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, शट अप, और जाइए जाकर इसके बैग और स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आइए। ये सुनकर नौकर ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तो वही अंतरा ने चिढ़कर कहा, जब तक मैं दृश्यम से नहीं मिलूंगी, तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये सुनकर दानिश ने अब उसे घूरते हुए कहा, कल वो तुम्हें स्कूल में मिलने वाला था, लेकिन अब अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी, तो कोई बात नहीं। दानिश ने जैसे ही ये कहा, अचानक से अंतरा का जो छोटा सा मुंह और फूले फूले गाल गुस्से से फूले हुए थे वो एकदम से बदल गए। और वो दूसरे ही पल एक्साइटमेंट से बोली, क्या कहा आपने? क्या कल मैं अपने दोस्त से स्कूल में मिलूंगी? इसका जवाब में दानिश अब अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, हाँ अभी तक मैंने यही सोचा था, लेकिन अब जब तुम स्कूल जाओगी नहीं, तो कोई बात नहीं। तभी अंतरा बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ाते हुए दानिश के हाथ को साइड की और उसके गोद में चढ़कर बैठ गई। दानिश उसकी इस हरकत को देखकर अपनी भौहें में चढ़ा लिया और उसे घूरने लगा। अंतरा दानिश की गोद में ऐसे बैठी थी जैसे कि उसने दानिश की गोद को जीत लिया हो। वो काफी कंफर्टेबल होकर बैठते हुए बहुत ही मासूमियत और प्यार से बोली, आपको पता है आप बहुत अच्छे हो। आप सबसे अच्छे हो। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी।
आप मुझे कल स्कूल भेज दीजिए, जिससे मैं अपने दोस्त से मिल सकूं। कुछ देर पहले वो झांसी की रानी बनी हुई थी, लेकिन अब दानिश उसे खुद से इतने अच्छे से बात करते देख उसे अजीब नजरों से देखने लगा। फिर वो बोला, सिली गर्ल, यू आर ए डबल फेस पर्सन। ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, पर मुझे पता है मेरा फेस बहुत प्याला है। ये कहकर वो अपने छोटे छोटे हाथों को अपने दोनों चेहरे पर रख ली और बहुत ही क्यूटली दानिश को टुकुर टुकुर देखते लगी। दानिश उसकी ये बात सुन उसके माथे पर हल्के से अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, तुम क्यूट नहीं बल्कि बेवकूफ हो। काम पड़ने पर कितनी आसानी से तुमने अपने रंग बदल लिए, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना होगा। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से छोटा सा सर 3 बार हिलाया और बोली, अंतला आपसे सॉरी बोलती है। सॉली सॉली। इसके जवाब में दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो अभी कुछ कह पाता, उससे पहले ही अंतरा दानिश की गोद में ऊपर उठी। वो उसके गाल पर किस कर ली और तुरंत उसके गोद से नीचे उतरकर बेड की तरफ बढ़ गई, जहां उसका बैग और यूनिफॉर्म रखा हुआ था। वही दानिश के हाथ दूसरे ही पल उसके गाल पर चले गए, जहां आज पहली बार अंतरा ने उसे किस किया था और वो बस एकटक अंतरा को देखता रह गया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 29, आवर्स फर्स्ट किस सिली गर्ल। अब आगे। तभी अंतरा बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ाते हुए दानिश के हाथ को साइड की और उसके गोद में चढ़कर बैठ गई। दानिश उसकी इस हरकत को देखकर अपनी भौहें में चढ़ा लिया और उसे घूरने लगा। अंतरा दानिश की गोद में ऐसे बैठी थी जैसे कि उसने दानिश की गोद को जीत लिया हो। वो काफी कंफर्टेबल होकर बैठते हुए बहुत ही मासूमियत और प्यार से बोली, आपको पता है आप बहुत अच्छे हो। आप सबसे अच्छे हो। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। आप मुझे कल स्कूल भेज दीजिए, जिससे मैं अपने दोस्त से मिल सकूं। कुछ देर पहले वो झांसी की रानी बनी हुई थी, लेकिन अब दानिश उसे खुद से इतने अच्छे से बात करते देख उसे अजीब नजरों से देखने लगा। फिर वो बोला, सिली गर्ल, यू आर ए डबल फेस पर्सन। ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, पर मुझे पता है मेरा फेस बहुत प्याला है। ये कहकर वो अपने छोटे छोटे हाथों को अपने दोनों चेहरे पर रख ली और बहुत ही क्यूटली दानिश को टुकुर टुकुर देखते लगी। दानिश उसकी ये बात सुन उसके माथे पर हल्के से अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, तुम क्यूट नहीं बल्कि बेवकूफ हो। काम पड़ने पर कितनी आसानी से तुमने अपने रंग बदल लिए, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना होगा। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से छोटा सा सर 3 बार हिलाया और बोली, अंतला आपसे सॉरी बोलती है। सॉली सॉली। इसके जवाब में दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो अभी कुछ कह पाता, उससे पहले ही अंतरा दानिश की गोद में ऊपर उठी। वो उसके गाल पर किस कर ली और तुरंत उसके गोद से नीचे उतरकर बेड की तरफ बढ़ गई, जहां उसका बैग और यूनिफॉर्म रखा हुआ था। वही दानिश के हाथ दूसरे ही पल उसके गाल पर चले गए, जहां आज पहली बार अंतरा ने उसे किस किया था और वो बस एकटक अंतरा को देखता रह गया। दानिश अभी भी बस अंतरा को देख उसने खुद से कहा, दिस इज आवर फर्स्ट किस सिली गर्ल। फिर तभी वहां का दरवाजा खुला। नमन और रोहित आपस में बात करते हुए अंदर आए, लेकिन उन दोनों ने जैसे ही सोफे पर बैठे दानिश को देखा वो दोनों चुप हो गए और तुरंत हड़बड़ी के साथ अंतरा को देखने लगे, जो इस वक्त बेड पर चढ़कर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को अपने ऊपर ट्राई कर रही थी और खुद में ही खिलखिला रही थी। अंतरा को देखकर नमन ने तुरंत हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं अंतरा ने आपको परेशान तो नहीं किया? इसके जवाब में दानिश ने अंतरा से अब अपनी नजरें हटाए। वो अपनी जगह से उठा और नमन और रोहित को घूरते हुए बोला, कहाँ गए थे आप दोनों? ये सुनते ही रोहित ने जवाब दिया, सर हमने तो आपको बताया था कि हम आज अंतरा के अडॉप्शन के लिए आश्रम जा रहे हैं। ये सुनकर दानिश ने बिना किसी भाव के पूछा, क्या हुआ इसके अडॉप्शन का? क्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई? इसके जवाब में नमन और रोहित ने अपना सिर हिला दिया और नमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सर, फाइनली अब अंतरा हमारी बेटी बन चुकी है। हम बता नहीं सकते कि हम कितना ज्यादा खुश हैं अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर पाकर। रोहित ने भी बहुत ही इमोशनल होते हुए कहा, हाँ जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमने ठान लिया था कि हम कभी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपनी फैमिली बनाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अंतरा इतनी प्यारी सी बच्ची हमारी जिंदगी में आएगी। अब हम जिंदगी भर इसका ख्याल रखेंगे, इसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। फिर उसकी नजर नमन के हाथ में मौजूद फाइल पर गई और फाइल को देखकर दानिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर नमन को तुरंत समझ आ गया और उसने उस फाइल को दानिश के हाथ में दे दिया। दानिश ने उस फाइल को खोला और उसमें लिखी चीजों को काफी बारीकी से देखने लगा। तभी रोहित ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे दानिश सर पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर सर को बता देंगे अंतरा के बारे में। एक बार विशाल सर को इसके बारे में पता चला तो हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा।
नमन उसकी ये बात सुनकर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, रोहित तुम फिर से बेवजह की बातें सोच रहे हो। दानिश सर ने हमसे प्रॉमिस किया है वो अंतरा के बारे में विशाल सर से कुछ नहीं बताएंगे, और सबसे बड़ी बात तुम्हें दिखाई नहीं देता वो अंतरा की कितनी ज्यादा परवाह करने लगे हैं। मैंने उनकी आंखों में अंतरा के लिए कुछ अलग इमोशंस देखे हैं, और अगर उन्होंने विशाल सर को अंतरा के बारे में कुछ भी बताया तो इससे उन्हें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंतरा को विशाल सर दानिश सर से पूरी तरह दूर कर देंगे, बेशक से वो हमें उससे दूर नहीं करेंगे। नमन ने ये कहा तो अब रोहित के भाव बदल गए। रोहित ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर तभी उनके कानों में आवाज गई, ये फाइल मैं अपने पास रख रहा हूँ। ये सुनते ही नमन और रोहित हैरान हो गए। रोहित ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, लेकिन क्यों दानिश सर? आप अडॉप्शन फाइल को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? इसके जवाब में दानिश ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, क्यों? अगर मैं इस फाइल को अपने पास रखूंगा तो आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर नमन ने अब ना समझी में कहा, नहीं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बस जानना चाहते हैं कि अडॉप्शन फाइल को आप क्यों अपने पास रखेंगे? मतलब इसे हम भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि अंतरा को हमने अडॉप्ट किया है, वो हमारी बेटी बनकर घर में रहेगी। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, बेशक से वो आपकी बेटी बनकर आपके पास रहेगी, लेकिन ये फाइल मैं रखूंगा, क्योंकि अगर डैड को आप दोनों के अडॉप्शन के बारे में पता चला तो शायद वो सबसे पहले इस फाइल को आपसे लेंगे, और उसके बाद आप दोनों को पता है कि वो क्या करेंगे। जैसे ही दानिश ने ये कहा अचानक से रोहित और नमन की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों तुरंत एक दूसरे को देखने लगे और नमन ने कहा, ओह गॉड मैंने ये बात तो सोची ही नहीं थी। दानिश सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही किया ये सोचकर, वरना हमारे दिमाग से तो ये उतर ही गया था, क्योंकि अंतरा को पाकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन आपने बहुत अच्छा सोचा है, इस फाइल को आप ही अपने पास रखिए, हमें सिर्फ अंतरा से मतलब है। ये सुनकर दानिश उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा दिया और बिना कुछ कहे उस फाइल को लेकर वहां से चला गया। तभी नमन ने वापस रोहित की तरफ देखकर कहा, थैंक गॉड रोहित कि हमने दानिश सबको फाइल दे दी, वरना अगर विशाल सर को पता चलता और वो हमसे इस अडॉप्शन फाइल को मांग लेते तो पता नहीं वो उसके बाद क्या करते सबके साथ। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है, लेकिन अब दानिश सर के हाथ में वो फाइल और पेपर्स है तो हमें इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोहित कुछ सोच में पड़ गया। वो काफी देर से कुछ सोच रहा था, जिसे ना समझते हुए नमन ने कहा, क्या सोच रहे हो तुम रोहित? तभी रोहित ने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे दानिश सर का फाइल ले जाना कुछ ठीक नहीं लगा। ये सुनकर अब नमन ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं देख रहा हूं आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर दानिश सर के ऊपर शक कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि दानिश सर की वजह से ही हम अंतरा को अडॉप्ट कर पाए हैं, वरना हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम अंतरा को अडॉप्ट कर पाए, इसलिए हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और अब चलो मेरे साथ, ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अंतरा की तरफ बढ़ गया। वहीं रोहित ने ये सब सुनकर मुंह बना दिया और बोला, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, अब तुम्हें नहीं लगता तो ना लगे। ये कहकर उसने अपने कंधे उचकाए और वो भी सीधे अंतरा की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा अपनी ड्रेस को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ट्राई कर रही थी, और उसने जब नमन और रोहित को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने नमन और रोहित की तरफ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, अंकल ये देखिए मेरी स्कूल यूनिफॉर्म। आपको पता है कल से मैं स्कूल जाऊंगी, और वो भी अपने दोस्त के साथ। वहां मेरा दोस्त है और हम दोनों वहां बहुत मस्ती करेंगे। ये सुनकर नमन और रोहित दोनों मुस्कुरा दिए, और तभी रोहित ने कहा, लेकिन बेटा अब तुम्हें हमें अंकल नहीं कहना चाहिए। ये सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी पलकें मासूमियत के साथ झपकाते हुए बोली, पल क्यों अंकल? क्या आप दोनों के साथ अब मैं नहीं रहूंगी? क्या आप दोनों अब मुझे अनाथ आश्रम भेज देंगे? पल मैंने तो कोई शैतानी नहीं की, मैं तो सिर्फ वैम्पायर को ही परेशान कर रही थी। आप दोनों को तो मैंने अभी तक परेशान नहीं किया, फिर आप दोनों क्यों मुझे वहां वापस भेज रहे हैं? सॉरी अगर मैंने आप दोनों का दिल दुखाया हो तो पल प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मुझे वहां मत भेजिए, मैं वहां नहीं जाना चाहती, प्लीज प्लीज। अंतरा के ये सारी बातें कहने से रोहित और नमन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, और रोहित तुरंत आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें किसी के पास नहीं भेज रहे हैं, बल्कि अब तो तुम जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रहोगी। अंतरा ने जैसे ये सुना एक सेकंड के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में पाउट बनाकर कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में अब नमन उसके पास आया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हमारे कहने का ये मतलब है कि हमने अब आपको अडॉप्ट कर लिया है, अब आप जिंदगी भर हमारे साथ रहोगी, और अडॉप्शन के हिसाब से अब हम आपके अंकल नहीं बल्कि आपके डैड या पापा, आपको जो भी पसंद हो वो हो गए हैं, और अब आप हमें उन नाम से बुलाओ ना कि अंकल। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बहुत ही ज्यादा फैल गई और वो दूसरे ही पल एक्साइटमेंट से बोली, क्या कहा आपने? आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया? क्या अब मैं बले से घर में रहूंगी और अब मैं अनाथ आश्रम भी कभी नहीं जाऊंगी?
उसकी आंखों में चमक देखकर ही नमन और रोहित समझ गए थे कि अंतरा अब बिल्कुल भी अनाथ आश्रम में नहीं रहना चाहती थी, जिसे देखकर नमन ने इमोशनल होते हुए कहा, हाँ मेरा बच्चा, अब हम आपको अनाथ आश्रम कभी नहीं भेजेंगे, अब आप जिंदगी भर हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। ये सुनकर अब अंतरा बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने तुरंत नमन और रोहित दोनों के एक साथ ही एक एक हाथ से गाल को टच किया और बहुत ही मासूमियत से बोली, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं उस अनाथ आश्रम में नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे लीना आंटी की पनिशमेंट मिलेगी। अब से मैं आप दोनों को डैडी बुलाऊंगी, जैसे मेरे कुछ दोस्त अपनी नए फैमिली में जाने के बाद उन्हें बुलाते थे। ये सुनते ही नमन और रोहित के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके मुंह से डैड सुनना उन दोनों के लिए सपने के बराबर था। तभी नमन ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, बेटा एक बार फिर से मुझे अपना डैडी कहो। अंतरा ने बहुत ही क्यूटली कहा, डैडी। तभी रोहित ने अंतरा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बेटा एक बार मुझे भी अपना डैडी कहो। अंतरा ने फिर से क्यूटली कहा, डैडी। तभी नमन ने वापस से कहा, एक बार मुझे दोबारा बोलो। अंतरा ने फिर से हंस कर कहा, डैडी आप मेरे डैडी हो। तभी रोहित ने भी उसी तरह कहा, बेटा मुझे भी फिर से बोलो। अंतरा ने हंसते हुए फिर से कहा, आप भी मेरे डैडी हो। तभी नमन ने फिर से कहा, बेटा एक बार फिर से मुझे डैडी कहो। अब अंतरा का मुंह बन गया और फिर तभी रोहित भी नमन को घूरते हुए बोला, नमन तुम तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, इतने भी ज्यादा खुश मत हो। हम डैडी बने हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। तुम बेचारी से डैडी बुलवा बुलवाकर, एंड बाय द वे अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अंतरा के एक बाप नहीं बल्कि दो दो बाप है। ये सुन फिर नमन चुप हो गया तो रोहित ने कहा, अभी उसने डिनर भी नहीं किया। मैं उसके लिए डिनर लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे चेंज करवा दो और देख लो कि इसके पास कल स्कूल जाने के लिए बुक्स है या नहीं। और अगर ना हो तो तुम मुझे कॉल पर बता देना, मैं आते वक्त ले आऊंगा। ये सुनकर अब नमन ने फिर अपना सिर हिला दिया। रोहित वहां से स्माइल के साथ चला गया। आज उन दोनों के चेहरे पर से डैड बनने की खुशी जा ही नहीं रही थी। नमन ने प्यार से अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, पहले चलो मैं आपका फेस वॉश करवाता हूँ, क्योंकि डिनर करने से पहले हमें हैंड वॉश और फेस वॉश कर लेना चाहिए। ये सभी गुड मैनर्स है और अब जब आप मेरे पास आ गए हो तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाऊंगा, जिससे कि जो आपको कहता है कि आप अच्छी लड़की नहीं हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बन जाओगी। ये सुनते ही अंतरा की आंखों में अचानक से आंसू आने लगे। उन आंसुओं को देखकर नमन एक पल के लिए घबरा गया। इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस स्टडी रूम। इस वक्त विशाल की आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपने लैपटॉप में आई कुछ देर पहले की एक फोटो देख रहा था और उस फोटो को देखकर वो किसी भयानक शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। दूसरे ही पल उसने टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, मेरी पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है और मुझे अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन ये सब कुछ जिस किसी ने भी किया है वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते हुए विशाल गुस्से से अपनी जगह से उठा और वो सीधे बालकनी की तरफ अपना फोन लेकर चला गया और वहां जाते ही उसने किसी के पास गुस्से के साथ कॉल डायल किया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 30। ये वीडियो का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पजेसिव डेनिश। अब आगे। अंतरा ने हंसते हुए फिर से कहा, आप भी मेरे डैडी हो। तभी नमन ने फिर से कहा, बेटा एक बार फिर से मुझे डैडी कहो। अब अंतरा का मुंह बन गया और फिर तभी रोहित भी नमन को घूरते हुए बोला, नमन तुम तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, इतने भी ज्यादा खुश मत हो। हम डैडी बने हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। तुम बेचारी से डैडी बुलवा बुलवाकर, एंड बाय द वे अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अंतरा के एक बाप नहीं बल्कि दो दो बाप है। ये सुन फिर नमन चुप हो गया तो रोहित ने कहा, अभी उसने डिनर भी नहीं किया। मैं उसके लिए डिनर लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे चेंज करवा दो और देख लो कि इसके पास कल स्कूल जाने के लिए बुक्स है या नहीं। और अगर ना हो तो तुम मुझे कॉल पर बता देना, मैं आते वक्त ले आऊंगा। ये सुनकर अब नमन ने फिर अपना सिर हिला दिया। रोहित वहां से स्माइल के साथ चला गया। आज उन दोनों के चेहरे पर से डैड बनने की खुशी जा ही नहीं रही थी। नमन ने प्यार से अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, पहले चलो मैं आपका फेस वॉश करवाता हूँ, क्योंकि डिनर करने से पहले हमें हैंड वॉश और फेस वॉश कर लेना चाहिए। ये सभी गुड मैनर्स है और अब जब आप मेरे पास आ गए हो तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाऊंगा, जिससे कि जो आपको कहता है कि आप अच्छी लड़की नहीं हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बन जाओगी। ये सुनते ही अंतरा की आंखों में अचानक से आंसू आने लगे। उन आंसुओं को देखकर नमन एक पल के लिए घबरा गया। इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस स्टडी रूम। इस वक्त विशाल की आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपने लैपटॉप में आई कुछ देर पहले की एक फोटो देख रहा था और उस फोटो को देखकर वो किसी भयानक शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। दूसरे ही पल उसने टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, मेरी पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है और मुझे अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन ये सब कुछ जिस किसी ने भी किया है वो जिंदा नहीं बचेगा।
ये कहते हुए विशाल गुस्से से अपनी जगह से उठा और वो सीधे बालकनी की तरफ अपना फोन लेकर चला गया और वहां जाते ही उसने किसी के पास गुस्से के साथ कॉल डायल किया। अगला दिन सुबह का वक्त था। इस वक्त रोहित और नमन दोनों मिलकर अंतरा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतरा पूरे बेड पर अपने छोटे छोटे हाथ पैर को फैलाए घोड़े बेचकर सो रही थी और वो जरा सभी उठने का नाम नहीं ले रही थी। नमन और रोहित अब दोनों परेशान हो गए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और रोहित ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस लड़की को हम स्कूल के लिए कैसे जगाएं? ये तो जागने का नाम नहीं ले रही है। तभी रोहित ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैं इसके ऊपर पानी डाल सकता हूँ। पानी डालने से ये तुरंत जाग जाएगी। बचपन में मेरी मॉम भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी। ये सुनते ही नमन गुस्से से रोहित को घूरते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं। वो अभी सिर्फ 5 साल की है और तुम ऐसी चीज उसके साथ नहीं कर सकते। हम उसे प्यार से जगाएंगे। हम उसके डैड हैं। हम उसके साथ ऐसी चीज नहीं करेंगे। ये सुनकर रोहित का मुंह बन गया, जिसके बाद नमन नीचे झुका और उसके दिमाग में कुछ आया। उसने अंतरा के कान में धीरे से कहा, अंतरा बेटा, अगर तुम जल्दी से नहीं जागोगी तो दानिश सर तुम्हें स्कूल नहीं भेजेंगे और फिर तुम अपने दोस्त से भी नहीं मिल पाओगी। लगभग कुछ ही सेकंड हुए थे जब नमन ने ये कहा था और कुछ ही सेकंड बाद अंतरा की बड़ी बड़ी आंखें दूसरे पर पल एकदम से खुल गई। आंखें खुलते ही वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, वैम्पायर को मैं मार डालूंगी। उसकी ये बात सुनते ही रोहित ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लिया और घबराते हुए बोला, चुप हो जाओ बेटा। अगर तुम अब वापस से ऐसे चिल्लाई तो वैम्पायर हम तीनों को मार डालेंगे। ये सुनकर अंतरा किसी फाइटर की तरफ अपने हाथ पर इधर उधर पटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे स्कूल जाना है। अगर वैम्पायर ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया तो मैं उन्हें मार डालूंगी। मैं अभी अपने डिलिम में उन्हें मार रही थी। पल में जितनी बार उन्हें मारने के लिए आगे जा रही थी, उतनी बार मैं हवा में उड़ने लग रही थी और वैम्पायर मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं उन्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो अपने छोटे छोटे हाथों से कुंग फू कराटे वाले एक्शन करने लगी और वही उसकी ये हरकतें देखकर नमन और रोहित अब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर तभी नमन ने कहा, इसे अब जल्दी से रेडी करते हैं, वरना हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर रोहित ने भी अपना सर हिला दिया और वो दोनों ही अब अंतरा को स्कूल के लिए रेडी करने लगे। इधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त मंदिर में राकेश जी काफी उदासी के साथ बैठे हुए थे और वो वहां मंदिर के अंदर खेल रहे सभी बच्चों को देख रहे थे। तभी प्रतिमा जी उनके पास आई और बोली, बड़े मालिक क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हैं? आप अभी तक अपने दफ्तर भी नहीं गए। ये सुनकर राकेश जी ने उदासी के साथ कहा, मुझे मेरी अंतरा की बहुत याद आ रही है। वो भी सुबह सुबह इन बच्चों के साथ ऐसे मंदिर में खेलती थी और आज जब मैं लड्डू चढ़ाया तो मुझे याद आया कि वो कैसे लड्डू को चुराकर पहले ही खा लेती थी, वो भी भगवान को प्रसाद लगने से पहले ही। जब उन्होंने ये कही तो प्रतिमा जी की भी आंखें नम हो गई। वो भी उनके साथ बैठ गई और बोली, सच कहूं तो मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जब से ये पता चला है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है, तब से मुझे हर वक्त उसकी याद सता रही है। लेकिन हम इस तरह उसकी याद में अपना काम नहीं छोड़ सकते। यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है और वैसे भी अंतरा जहाँ गई है वो बहुत अच्छी फैमिली में गई है। नमन जी और रोहित जी का नेचर बहुत अच्छा है। वो दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे। हमें तो खुश होना चाहिए कि उसे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और उसके सपनों के मुताबिक उसे रहने के लिए बड़ा घर मिला है। ये सुनते ही राकेश जी भी हंसने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उसका सपना सिर्फ और सिर्फ बड़े घर में रहने का ही था और अब आखिरकार उसका वो भी सपना पूरा हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं उसके लिए। तभी वहां लीना गुस्से से आई और बोली, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो अब हम अपना काम कर ले। ये सुनकर राकेश जी फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, हाँ हाँ, मैं अपने दफ्तर ही जा रहा था। ये कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। तो वहीं प्रतिमा जी वहां से जाने लगी। पर तभी लीना ने प्रतिमा को घूरते हुए कहा, वैसे आप सबको क्या लगता है, क्या अंतरा वहां ज्यादा दिन तक रह पाएगी? ये बात सुनते ही प्रतिमा के चलते कदम रुक गए और वो बोरियत से बोली, लीना तुम क्यों हर वक्त ऐसी नेगेटिव चीज क्यों सोचती रहती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सर से वो लड़की अब यहाँ से जा चुकी है। जो तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा बोझ था, उसके यहाँ से जाने से वो खत्म हो चुका है। ये सुनकर लीना ने दांत पीसकर कहा, मैं खुश तब होती जब वो किसी गरीब घर में जाती। वो इतने बड़े घर में गई है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? ये सुनकर अब प्रतिमा को सब समझ आ गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हो रही है कि अंतरा को इतना अच्छा घर मिला है, ना कि कोई मामूली सा। सारी तकलीफ ही तुम्हें इसी बात की है। अभी अगर उसे एक मामूली सा घर मिला होता तो तुम इतनी तकलीफ में ना होती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, त्रिशा के लिए भी ओबरॉय परिवार है और वो उसे भी बहुत जल्दी लेकर चला जाएगा।
ये सुनकर लिना ने चिढ़कर कहा, मुझे नहीं लगता कि वो सब अभी उसे अडॉप्ट करेंगे। अभी 1 साल है उसके यहाँ से जाने का। लेकिन उस अंतरा को देखो, वो अभी ही यहाँ से चली गई। उसके लिए तो सारा नियम ही बदल गया और अब तो वो वहां राज कर रही होगी। ये सुनकर प्रतिमा ने अब उसे घूरते हुए कहा, लिना अपने जलन में तुम अब उसके साथ प्लीज कुछ गलत मत करना। उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है यहाँ पर रहकर। तुमने खुद उसके साथ बहुत गलत किया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और सब कुछ अच्छा होने दो। ये सुनकर लिना ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और बोली, अब वो यहाँ से जा चुकी है। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर प्रतिमा मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद लिना के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ पर भले हूँ और वो भले ही यहाँ से चली गई है, लेकिन अभी भी पासा मेरे हाथ में ही है और मैं उसके साथ वो कर चुकी हूँ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी सामने आएगा और फिर वो कहीं की नहीं रह जाएगी। ये कहकर वो हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ इस वक्त प्राइवेट विला में हॉल एरिया में काफी शांति छाई हुई थी। नमन और रोहित के बीचों बीच इस वक्त छोटी सी अंतरा अपने ब्लैक और व्हाइट यूनिफॉर्म में चुपचाप खड़ी थी। वो टुकुर टुकुर सोफे पर बैठे दानिश को घूर रही थी। वो अभी भी काफी शांति थी। तो वही नमन भी चुपचाप खड़े थे। दानिश इस वक्त अपने टैब में कुछ कर रहा था। तभी अंतरा से रहा नहीं गया और उसने चिढ़कर कहा, हम स्कूल कब जाएंगे? क्या आप दोनों मुझे इतनी जल्दी लेडी कल के यही लाना चाह रहे थे? पल ये तो स्कूल नहीं है, ये तो वैम्पायर का घर है जहां पल लहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पल वैम्पायर की वजह से मैं लह नहीं पाती। पल एक दिन इस घर को मैं वैम्पायर से छीन लूंगी और इस घर पल आराम से लहूंगी। उसकी ये बात सुनते ही रोहित ने दूसरे ही पल उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो परेशान होकर नमन से बोला, ये लड़की जब भी मुंह खोलती है कोई ना कोई ऐसी बात बोलती है जिससे हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये सुनकर नमन ने भी धीरे से कहा, एक काम करो इसके मुंह को अभी बंद ही रखो। लेकिन दानिश की भौहें आपस चढ़ चुकी थी और वो अब अंतरा को घूरने लगा। तभी नमन ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, दानिश सर हम इसे स्कूल के लिए रेडी करके लेकर आ गए हैं। आप बताइए हम इसे कब स्कूल ड्रॉप करें, क्योंकि स्कूल का भी वक्त हो गया है। ये सुनकर दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन की कहा, इस मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर नमन रोहित दोनों ने अपना सर हिला दिया और अंतरा को लेकर दानिश की तरफ जाने लगे। लेकिन अंतरा ने अपने कदम एक बार भी दानिश की तरफ नहीं बढ़ाए। वो इसी तरह ढीठ बनकर खड़ी रही। ये देखकर दानिश की आंखें छोटी हो गई और वो अपनी उंगली को उसके तरफ पॉइंट करते हुए बोला, अगर तुम खुद से चलकर मेरे पास नहीं आई तो तुम्हें मैं स्कूल नहीं जाने दूंगा। उसने ये कहा ही था कि दूसरे ही पल अंतरा लगभग दौड़ते हुए सीधे दानिश के पास आई और वो सिर्फ उसके पास ही नहीं आई बल्कि उसके गोद में चढ़कर बैठ गई। ये देखकर नमन और रोहित दंग रह गए, तो वही दानिश के चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अंतरा के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। नमन और रोहित से जिस तरह बन पड़ रहा था, उन दोनों ने इस तरह से अंतरा को रेडी किया था। हालांकि उन दोनों से अंतरा के लंबे बालों की छोटी नहीं बन पाई थी, जिस वजह से उन दोनों ने पोनीटेल को मुश्किल से बनाया था। पर कुछ बाल उसके चेहरे पर भी बिखरे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त क्यूट नजर आ रही थी। दानिश उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, मैं इसके लिए दूसरी मेड हायर कर रहा हूं, जो इसे रोज रेडी करेगी स्कूल जाने के लिए। गॉट इट? ये सुनते ही नमन ने तुरंत कहा, नहीं नहीं दानिश सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे अकेले ही रेडी करके स्कूल भेज दूंगा। आप परेशान मत होइए। ये सुनकर दानिश अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए बोला, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बल्कि आपसे बताया है कि अब से इसे नैनी रेडी करेगी। पहलो मेड को तो इसने मारकर भगा दिया, लेकिन अगर दूसरी मेड के साथ तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही अंतरा ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा, पल मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूं ना, मैं तो कभी गलत काम नहीं करती, मैं बहुत ही प्याली हूं। अब आप प्लीज मुझे जल्दी से स्कूल जाने दीजिए। ये सुनकर दानिश बोला, आई नो तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। बाय द वे, आज फर्स्ट डे स्कूल में मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा। और दूसरे ही पल वो दानिश के गार्डन से लिपट गई। वो जिद करते हुए बोली, तो फिर जल्दी चलिए ना, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है। प्लीज जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। ये कहते हुए वो वही जिद करने लगी। लेकिन नमन और रोहित को ये बात कुछ समझ नहीं आई। नमन ने धीरे से कहा, लेकिन बॉस आज तो आपको विशाल सर से मिलने के लिए जाना था ना। ध्रुव सर भी कॉटेज में आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर अंतरा को स्कूल ड्रॉप करने जाना चाहिए। आप मेरे साथ विशाल सर से मिलने चलिए। रोहित इसे स्कूल ड्रॉप कर देगा। लेकिन दानिश ने अंतरा को अपने गोद में उठा लिया और वो उसे लेकर बाहर जाते हुए बोला, मैं मीटिंग बाद में अटेंड कर लूंगा, लेकिन पहले मैं इसे लेकर स्कूल जाऊंगा। अगर डैड का कॉल आए तो उनसे कह दीजिए कि मैं एक इंपॉर्टेंट काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया।
ये सुनकर नमन और रोहित अभी कुछ रिएक्ट कर पाते हैं उससे पहले ही दानिश अंतरा को लेकर वहां से निकल गया। रोहित और नमन ये सब कुछ बस देखते रह गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।